हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के चैनल पर। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स हैं 24 अक्टूबर के। थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन अभी जल्दी ही कवर कर लिया जाएगा गाइज। तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहिएगा। डेली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जा रहे हैं सारे करंट अफेयर्स, तो इनको आप जरूर देखिए। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए पूरा। और जितने भी आपके साथ के ग्रुप्स हैं जिसमें आप जुड़े हुए हैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबके साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। कहना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए अब एग्जाम डेट लॉन्च हो चुकी है, एग्जाम डेट आ चुकी है, तो टेस्ट सीरीज़ अब ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी के 15-20 दिनों में अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस निकल के आ पाएगी कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, यानी कि ग्रुप सी के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, सबसे प्राइम बैच यही चल रहा है। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। इन रेगुलर करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ज्वाइन। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 न्यूज़ आ रही है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया है और प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है। तो देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है महाकालेश्वर कॉरिडोर, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था मध्य प्रदेश के उज्जैन में 350 करोड़ रुपए में, और 11 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है महाकाल कॉरिडोर? अगर हम देखें तो महाकाल जो है भगवान शिव को समर्पित एक नाम है। तो महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना, ये पूरा नाम है उसका, प्लान का, फॉर द एक्सपेंशन, ब्यूटिफिकेशन एंड डीकंजेशन ऑफ द महाकालेश्वर टेम्पल। एक तो एक्सपेंशन करना है, यानी कि हमें उसको विस्तार करना है, सौंदर्यकरण करना है, एंड डीकंजेशन यानी कि जो भीड़ भाड़ वहाँ पे रहती है उसको कम करने के लिए काम किया गया है महाकालेश्वर मंदिर में। एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उसके आसपास का एरिया, जो महाकालेश्वर मंदिर के आसपास का एरिया है और जो खासकर महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ पर ये काम किया गया है। अंडर द प्लान महाकालेश्वर टेम्पल प्रीमाइसेस ऑफ अराउंड 2.82 हेक्टेयर इज बीइंग इंक्रीज टू 47 हेक्टेयर। यानी महाकालेश्वर मंदिर का जो प्रांगण है, प्रीमाइस है, उसको 2.82 हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 हेक्टेयर तक लेके जा रहे हैं, विच विल बी डेवलप्ड इन 2 phases बाय द उज्जैन एट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उज्जैन का जो जिला प्राधिकरण है, जिला प्रशासन है, उसके द्वारा 2 फेजेस में 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 हेक्टेयर तक ले जाने की कवायद चल रही है। इसके अंदर 17 हेक्टेयर का जो रुद्र सागर लेक है वो भी इंक्लूड है। प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एनुअल फुटफॉल इन द सिटी फ्रॉम द करंट 1.5 करोड़ टू नियरली 3 करोड़। अब यानी कि इस टाइम पर उस शहर में, उज्जैन में, मंदिर के लिए 1.5 करोड़ अनुयायी आते हैं, जो वहाँ पर विजिट करते हैं, श्रद्धालु आते हैं। अब उम्मीद ये करी जा रही है कि अब आगे बढ़कर सालाना 1.5 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पे विजिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट में, कितने ज़्यादा अमाउंट में जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि महाकालेश्वर मंदिर का महत्व क्या है? अगर हम देखें तो महाकालेश्वर का मतलब है लॉर्ड ऑफ टाइम, यानी कि महाकाल, यानी काल का जो, काल का समय, यानी कि समय का जो भगवान है, उसको महाकालेश्वर कह रहे हैं। ये लॉर्ड शिवा को रेफर किया जाता है। एज़ पर हिंदू माइथोलॉजी द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। तो अगर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो इस मंदिर को लॉर्ड ब्रह्मा ने बनवाया था, भगवान ब्रह्म ने बनवाया था। एंड इज़ प्रेजेंटली लोकेटेड अलॉन्ग साइड द होली रिवर शिप्रा। तो शिप्रा नदी के किनारे ये मंदिर है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इन उज्जैन इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड अबोर्ड ऑफ शिव। तो देखिए, जो शिव हैं उनके 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं
पूरे भारत में जो फैले हुए हैं, जिनकी अपने आप में एक अनोखी उनकी एक इम्पोर्टेंस है। तो उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो उज्जैन का ज्योतिर्लिंग है वो उन 12 में से एक है। एज पर रिकॉर्ड्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि उत्तराखंड में ऐसा ही एक ज्योतिर्लिंग में से कौन सा ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अगर कोई है तो वो कौन सा है और कहाँ पे लोकेटेड है, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एज पर रिकॉर्ड्स, टेम्पल्स महाकाल लिंगम इज बिलीव टू बी स्वयंभू, उसको स्वयंभू कहते हैं यानी कि सेल्फ मैनिफेस्टेड, एंड अनलाइक एनी अदर ज्योतिर्लिंग इन द कंट्री द आइडल ऑफ महाकालेश्वर फेसिस साउथ। यानी कि अगर हम देखें तो महाकाल का जो मुंह है, उनका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण दिशा का क्या महत्व है। जब भी हिंदू ट्रेडिशंस में देखा जाता है ये कि अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके पैरों को दक्षिण दिशा की ओर किया जाता है, यानी कि उसका चेहरा, आप कह दें कि चेहरा उत्तर की तरफ होता है और पैर उसके दक्षिण की तरफ होते हैं जब भी किसी पर्सन की मृत्यु होती है हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर कोई भगवान का फेस दक्षिण दिशा में है तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि वो काल के महाकाल हैं, यानी कि वहाँ पर जो मृत्यु है, अगर हम कहें तो मृत्यु से बचाने के लिए या मृत्यु को टालने के लिए भगवान शिव की, महाकाल की आप पूजा अर्चना करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगी। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार है और ये एक, आप कह सकते हैं कि श्रद्धा है, आप इसमें मान सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। द टेम्पल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म वॉज बिल्ड बाय द मराठा जनरल, जो अभी जो मंदिर है वो मराठा जनरल रानोजी शिंदे ने बनवाया था 1734 में। बिफोर इंडिपेंडेंस देवस्थान ट्रस्ट यूज टू लुक आफ्टर द टेम्पल, आज़ादी होने से पहले देवस्थान जो ट्रस्ट है वो उसको देखता था, और अब वहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उज्जैन का आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये देखता है। कलेक्ट्रेट ऑफिस है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का, नाउ मैनेजेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल। नेक्स्ट आता है डिफेंस न्यूज़ आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। टैक्टिकल वेपन्स में और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स में क्या फ़र्क है, सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों के बीच में क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, समझते हैं। इन द जनरल स्कीम ऑफ थिंग्स स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर द इंटरेस्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। अब देखिए स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। स्ट्रैटेजिक का मतलब ये होता है कि बहुत ही रणनीति से कोई चीज़ है, यानी कि उसके लिए आपने कोई स्पेशल रणनीति बनाई है, बहुत ही प्राइम चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स आर अंडरस्टूड टू मीन दोज कॉजिंग ग्रेटर लार्ज स्केल डैमेज। अब देखिए व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन है वो किस लिए होता है, जिससे कि हम बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े एरिया में डैमेज कर सकें, नुकसान कर सकें, वो तो होता है स्ट्रैटेजिक। उसी की जगह पे अगर हम टैक्टिकल की बात करें, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक छोटे एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वेयरएज आर स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड डिलीवरी सिस्टम्स मेंट टू कैरी आउट अ लिमिटेड स्ट्राइक इन अ स्मॉलर एरिया। तो यानी कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और डिलीवरी सिस्टम है जो क्या करने के लिए हैं, टू कैरी आउट अ लिमिटेड स्ट्राइक इन अ स्मॉलर एरिया, यानी कि छोटे एरिया में ये स्ट्राइक करने के लिए। तो छोटे एरिया में स्ट्राइक करने के लिए टैक्टिकल और बड़े एरिया में स्ट्राइक करने के लिए स्ट्रैटेजिक। स्मॉलेस्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कैन बी 1 किलोटन, यानी कि सबसे छोटा अगर हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करें जो आज के टाइम पे है वो 1 किलोटन का है या उससे कम का हो सकता है, जो टू 1000 टन्स ऑफ द एक्सप्लोसिव TNT, और जो लार्जेस्ट हैं वो 100 किलोटन तक के हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स आर लार्जर अप टू 1000 किलोटन, तो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन तो 1000 किलोटन तक के भी हो सकते हैं और बहुत लंबी रेंज से उसको छोड़ा जा सकता है। बाय कंपैरिजन अगर हम देखें तो जो एटॉमिक बॉम्ब था जो US ने गिराया था हिरोशिमा पे वो मात्र 15 किलोटन का था। तो यानी कि टैक्टिकल से थोड़ा बड़ा था, क्योंकि टैक्टिकल सिर्फ 1 किलोटन का होता है, तो ये 15 किलोटन का था। आप देख सकते हैं कि 15 किलोटन के बम ने कितना ज़्यादा वहाँ तबाही मचाई थी। आज भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुछ विकलांग पैदा होते हैं, उनमें कुछ विकार रहता है, उनमें कुछ कमी रहती है उन बच्चों के अंदर। नेक्स्ट आता है दुनिया का पहला CNG टर्मिनल खोला गया है भावनगर गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीधे सीधे सवाल आएगा यहाँ कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, भावनगर गुजरात में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन डाला है, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भावनगर गुजरात में। दिस इज़ अ 3 ईयर ओल्ड प्रोजेक्ट, 3 साल प्रोजेक्ट है, 3 साल का। दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इन्फ्यूज़ रुपीज़ 4000 करोड़, 4000 करोड़ रुपये का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। जो आइडिया है प्रोजेक्ट का मटेरियलाइज्ड ड्यूरिंग द जनवरी 2019 वाइब्रेंट गुजरात समिट।
तो 2019 का जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ उसमें ये प्रोजेक्ट जो है मटेरियलाइज था। एंड द कंसोर्टियम ऑफ लंदन बेस्ड फोरसाइट ग्रुप, अब देखिए अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। जैसे लंदन की एक कंपनी थी, मुंबई की एक कंपनी थी, उन्होंने MOU साइन किया गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ, जिससे कि CNG टर्मिनल बनाया जा सके। भावनगर पोर्ट इज़ इन क्लोज विसिनिटी टू धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो जो धोलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, आपको बताना है कि धोलेरा एक हड़प्पन साइट है या ये हड़प्पन साइट नहीं है। अगर आप यहाँ बता सकते हैं, अगर आपको इतना पता है तो आप समझ जाएंगे, इससे ये होगा कि आपने थोड़ी बहुत एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ी है। एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू सर्व द इंडस्ट्रीज दैट सेट अप बेस इन द रीजन। इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू द नॉर्दर्न हिंटरलैंड, यानी कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो अंदर के क्षेत्र हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है रेलवे लाइन के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से। वेन इज़ द CNG टर्मिनल एक्सपेक्टेड टू कमेंस ऑपरेशंस, अगर हम ये देखें तो CNG का जो टर्मिनल है काम कब से करना शुरू कर देगा। अब देखिए 2022 का एंड में ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो उम्मीद करते हैं कि 2026 से ये काम करना शुरू कर देगा। द कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023, तो 2023 के पहले क्वार्टर में उम्मीद करते हैं कि ये काम करना, इसमें कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जनवरी 2023 के बाद से कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाएगी और 2026 तक कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी और ऑपरेशनल हो जाएगा 2026 तक। प्रपोज्ड पोर्ट टर्मिनल कैपेसिटीज़ 4.65 मिलियन टन्स और कैपेसिटी जो है CNG टर्मिनल की वो 0.3 MTPA है, यानी कि मिलियन टन पर एनम। भावनगर पोर्ट पे स्पेशल लॉक गेट सिस्टम लगाया गया है। तो एज पर लेटर ऑफ इंटेंट द कंसोर्टियम विल रिपेयर एंड रीडेवलप। तो देखिए जो कंसोर्टियम है जो बनाया है लंदन वाली कंपनी, मुंबई वाली कंपनी, इनके बीच में जो MOU होके जो ये कंसोर्ट बना है, ये डेवलप करेगा टाइडल लॉक गेट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टाइडल लॉक गेट सिस्टम बनाएगा, विच ऑफिशियल से विल बी द 4th लार्जेस्ट सच सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सिस्टम होगा ये, इससे बड़े दुनिया में 3 और हैं, ये चौथे नंबर का होगा। ट्रेडिशनली बिकॉज ऑफ द हायर टाइडल रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स, भावनगर क्रीक अट्रैक्ट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट। तो यानी भावनगर क्रीक में बहुत ज़्यादा सिल्ट की मात्रा आती है यहाँ पे। दिस लॉक गेट सिस्टम हैज़ बीन सेटअप सो दैट अ मिनिमल अमाउंट ऑफ सेडिमेंट एंटर्स। अब देखिए लॉक गेट सिस्टम से क्या होगा कि बहुत कम मात्रा में कोशिश की जाएगी कि जो सेडिमेंट है, रेत है, मिट्टी है, वो समुद्र से यहाँ पे इसके अंदर आ पाए, जिससे कि जो ड्रेजिंग की कॉस्ट है, यानी कि मिट्टी को बाद में निकालने की कॉस्ट है, वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट आता है वंदे भारत ट्रेन। नई वंदे भारत ट्रेन प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की है। तो नई ट्रेन के क्या फीचर्स हैं, नई ट्रेन के क्या अपग्रेड्स हैं, उसको देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था न्यू वंदे भारत ट्रेन सेट ऑन फ्राइडे एंड ट्रैवल डिटेन फॉर अबाउट हाफ एन आवर। तो आधे घंटे उसमें ट्रैवल भी किया गांधीनगर से कालूपुर गुजरात में। तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है वंदे भारत ट्रेन को, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है ये। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 2019 दिल्ली में। नई ट्रेन सेट की जो कॉस्ट है वो 115 करोड़ रुपए है, पिछली वाली से 15 करोड़ ज़्यादा है, यानी कि पिछली वाली की कॉस्ट 100 करोड़ हुआ करती थी वंदे भारत की, इस वाले की जो कॉस्ट है वो 115 करोड़ है, 15 करोड़ महंगी हुई है, 3 साल का इन्फ्लेशन लगा दिया जाए तो। द स्पेसिफिकेशंस अंडरवेंट एन ओवरहोल टेकिंग इनटू अकाउंट फीडबैक ऑन द ट्रेन्स रनिंग फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो अपग्रेड क्या है वो देखते हैं, वो मेन चीज़ है। पहले देखें, सबसे पहले तो फॉर स्टार्टर्स दिस ट्रेन रीचेज अ टॉप स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर इन 129 सेकेंड्स। तो अब ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 129 सेकंड में प्राप्त कर सकती है, 16 सेकंड जल्दी पिछली वाली से। पिछली वाली को थोड़ा ज़्यादा समय लगता था, 16 सेकंड ज़्यादा लगते थे, ये 129 सेकंड में 160 की स्पीड पालेगी। क्योंकि इस ट्रेन का जो वजन है वो 392 टन है, यानी कि पिछली ट्रेन से 38 टन 38 टन यानी कि 38,000 किलो वजन इस ट्रेन का कम हुआ है पिछली ट्रेन के मुकाबले। इट ऑल्सो हैज़ अ बेटर राइडिंग इंडेक्स। अब देखिए राइडिंग इंडेक्स क्या होता है कि कितनी कंफर्टेबली आप जब ट्रेन में चलते हैं, कितना कंफर्टेबली आप चल पा रहे हैं, यानी कि कितना कम जर्क लग रहे हैं, झटके कितने कम लग रहे हैं ट्रेन में, उसको हम राइडिंग इंडेक्स कहते हैं। इसका राइडिंग इंडेक्स बहुत बेटर है, जितना राइडिंग इंडेक्स कम होगा उतना अच्छा है, यानी कि राइडिंग इंडेक्स 180 की स्पीड पे 3.26 है और पिछली वाली का 3.87 है। तो 3.26 होगा, फिर 3 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 1 पे आएंगे, जितना कम होता चल जाएगा राइडिंग इंडेक्स उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। स्टैंडर्ड स्पीड देखें 115 की, तो राइडिंग इंडेक्स 3.26 है, जो कि 3.62 से बहुत ज़्यादा बेटर है। पिछली वाली ट्रेन का राइडिंग इंडेक्स 3.62 था, इसका 3.26 है। राइडिंग इंडेक्स क्या है अगर हम देखें, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे भी यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो राइडिंग इंडेक्स है इज़ अ ग्लोबल बेंचमार्क,
यानी कि ये पूरे ग्लोब में चलता है, यानी कि यूनिवर्स अगर हम देखें तो सभी कंट्रीज इसको मानती है, फॉलो करती है। फॉर रोलिंग स्टॉक यानी कि जो पहिए हैं, कैलकुलेटेड ड्यूरिंग ट्रायल्स बाय मेजरिंग वर्टिकल ऑब्लिक लेटरल एक्सेलरेशन। लेमन टर्म्स में अगर कहें कि कितना कंफर्टेबल एक पैसेंजर ट्रेवल कर सकता है एक ट्रेन के अंदर, उसी को हम राइडिंग इंडेक्स कहते हैं। द न्यू ट्रेन कम्स फिटेड विद द ऑटोमेटिक एंटी कोलिजन सिस्टम कवच। तो जो कवच बनाया गया था एंटी कोलिजन सिस्टम, यानी कि दो ट्रेनें आपस में आमने सामने ना टकरा जाएं, तो वो चीज़ के अंदर लग के आएगी। कोचेज हैव डिजास्टर लाइट्स एंड देयर बैटरी बैकअप इज़ फॉर 3 आवर्स। तो कोचेज़ में डिजास्टर लाइट्स होंगी, 3 घंटे का बैटरी बैकअप है। जो पहले ट्रेन में 1 घंटे का बैटरी बैकअप हुआ करता था, अब इस ट्रेन में 3 घंटे का बैटरी बैकअप रहेगा। एक्सटीरियर हैज़ 8 प्लेटफॉर्म साइड कैमराज अप फ्रॉम 4। तो अब एक्सटीरियर में 4 की जगह 8 कैमरे हो गए हैं। पैसेंजर गार्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटी है। नई ट्रेन सेट में जो ऊंचाई है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले में 400 mm ऊंचाई हुआ करती थी, अब इसको 650 mm कर दिया गया है, जिससे कि फ्लड्स के टाइम पे यानी कि जिस टाइम पे फ्लड्स होता है, जिस टाइम पे बाढ़ आती है, उस टाइम पे ये आराम से काम कर सके। इंडिया हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ मिशन टू रोल आउट 400 वंदे भारत। तो भारत का मिशन है कि 400 वंदे भारत निकालनी है अगस्त 2023 तक, और द कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस 72 मोर सच ट्रेन्स टेकिंग द टोटल टू 75। तभी ये तीसरी लॉन्च की गई है और अगस्त 2023 तक उम्मीद है कि 75 लॉन्च हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है कि आरबीआई ने जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कम कर दिया है, उसको वापस से कट कर दिया है। पहले ग्रोथ फोरकास्ट कहा गया था कि भारत की जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, अब कह रहे हैं कि नहीं भैया, नहीं बढ़ पाएगी। तो इन इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आरबीआई ने 2 चीज़ें की हैं। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई है, एमपीसी जो मीटिंग हुई है आरबीआई की, उसमें 2 चीज़ें कही गई हैं। पहली बात तो ये है कि रेपो रेट बढ़ा दिया गया। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब ये है कि अब लोन महंगा मिलेगा, बैंकों से लोन महंगा मिलेगा, तो बाज़ार के अंदर जो लोन है वो कम आएगा, यानी कि बाज़ार में पैसा कम आएगा, यानी कि जो इन्फ्लेशन है उस पर जो नकेल है वो कसी जा सकती है। 50 बेसिस पॉइंट से इसको बढ़ाया है। अब 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है कि 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। तो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.5% या आधा %। सेकेंड कहता है इट हैज़ कट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 7.2 to 7%। तो पहले भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट आरबीआई द्वारा 7.2% कही गई थी, अब उसको कट करके 7% कर दिया गया है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडर गोइंग अ थर्ड शॉक। तो कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो उसको तीसरा झटका लग रहा है। पहले तो कोविड हुआ, फिर यूक्रेन का वॉर हुआ, और अब एक स्टॉर्म आ रहा है अराइजिंग फ्रॉम एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस। अब देखिए ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो 3 तरफ से अटैक हो रहा है। पहली तरफ से कोविड का अटैक हुआ जो कि अपना में बहुत ही भीषण था। दूसरे रूप में यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है वो है, और तीसरे रूप में जो युद्ध चल रहा है सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, यानी सभी कंट्रीज़ जो हैं आपस में ये कोशिश कर रही हैं कि वो अपने यहाँ की जो करेंसी है उसको मजबूत बनाए। तो उस चक्कर में ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कि एक की इकोनॉमी अगर स्ट्रांग हो रही है तो दूसरे की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तो यानी कि एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस लिया जा रहा है, एंड इवन मोर एग्रेसिव कम्युनिकेशन फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमी सेंट्रल बैंक्स। तो जो एडवांस इकोनॉमी है जैसे कि यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, हालांकि यूनाइटेड किंगडम बहुत ज़्यादा रिसेशन के दौर से गुजर रहा है इस टाइम पे, सभी देशों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में सभी देश हैं। व्हेन एई सेंट्रल बैंक्स यानी कि एडवांस्ड इकोनॉमी की जो सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे कि यूएस का फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि भारत को भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। इफ़ इंडिया डज नॉट देन इट्स करेंसी वुड बी इवन मोर अंडर प्रेशर। अगर भारत भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा तो भारत की करेंसी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोगों को लोन कम मिलेगा। जब लोगों को लोन कम मिलेगा तो व्यापार कम होगा, व्यापार कम होगा तो वापस से अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, बेरोजगारी फैलेगी और गरीबी आएगी। तो देखें अगर तो जीडीपी का फोरकास्ट देखो तो Q1 का आरबीआई ने कहा था अगस्त में 16.2% है, सितंबर में कह रहे हैं कि नहीं भैया 13.5 रह गया। फिर Q2 का 6.2 से 6.3 और फुल ईयर का 7.2 कहा था, तो अब 7% कह रहे हैं कि नहीं भैया 7% रहेगा। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक से न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक कोकेन। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक कोकेन पकड़ा गया है। ब्लैक कोकेन अपने आप में एक रेयर ड्रग है, यानी कि दुर्लभ एक दवा है। वैसे तो दवाई है लेकिन इसको जब हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो ये नारकोटिक्स का काम करता है। ये मिक्सचर है रेगुलर कोकेन का
और कुछ दूसरे केमिकल्स का जिस वजह से ये पकड़ में ना आए, क्योंकि सिंपल जो कोकीन होता है वो तो पकड़ में आ जाता है, ब्लैक कोकीन पकड़ में आना बहुत मुश्किल है। इन अ बिड टू इंश्योर दैट स्निफर डॉग्स यूज एट एयरपोर्ट्स डू नॉट डिटेक्ट कोकेन। अब देखिए ये कोशिश की गई थी कि जो स्निफर डॉग्स होते हैं, यानी कि जो जो ऐसे खोजी कुत्ते होते हैं जो एयरपोर्ट पे रखे जाते हैं पुलिस वालों के द्वारा, जिससे कि वो बैग्स की सर्चिंग कर सकें, तो वो इसको डिटेक्ट ना कर पाएँ, इसको पहचान ना पाएँ कोकेन को, इसलिए उसमें कुछ चीज़ें मिलाई गई थी। इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय ड्रग पेडलर्स कमिंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। तो साउथ अमेरिका के जो देश हैं वहाँ से जो ड्रग पेडलर्स हैं, यानी कि जो ड्रग्स की सप्लाई करने वाले लोग हैं, वो भारत जब आ रहे हैं तो उसको कोकेन को ब्लैक करके ला रहे हैं। इट न्यूट्रलाइजेज द स्मेल ऑफ कोकेन। तो ब्लैक कोकेन में क्या होता है कि जो कोकेन की स्मेल है वो नहीं आती, सो दैट इट कैन पास थ्रू चेक पॉइंट्स ईजिली। इसकी वजह से ये चेक पॉइंट्स को बहुत ही ईजिली पास करवा सकता है। ब्लैक कोकेन क्या है? इसमें रेगुलर कोकेन है विद वेरियस सब्सटेंसेज टू कैमोफ्लाज टिपिकल अपीयरेंस, यानी कि कैमोफ्लाज करने के लिए, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे चारकोल हो। टू इंटरफेयर विद कलर बेस्ड ड्रग टेस्ट टू मेक द मिक्सचर अनडिटेक्टेबल बाय ड्रग्स स्निफिंग डॉग्स एज एक्टिवेटेड कार्बन मे सफिशिएंटली अब्जॉर्ब ट्रेस ऑर्डर्स। तो प्योर कोकेन बेस इज देन रिकवर्ड, बाद में प्योर कोकेन इसमें से निकाल दिया जाता है, और सेकेंड प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द कोकेन बेस इनटू पाउडर्ड कोकेन हाइड्रोक्लोराइड। मिड 1980s में जो चिली के जो डिक्टेटर हुआ करते थे ऑगस्टो पिनोशे, उन्होंने अपनी आर्मी को कहा था कि आप एक ऐसा कोकेन बनाओ चिले में टू मेक ब्लैक कोकेन विच कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो चिले के जो उस टाइम पे डिक्टेटर हुआ करते थे उन्होंने इसको बनाने के लिए कहा था पहले। 2008 में ब्लैक कोकेन को डिस्कवर किया गया था स्पेन में, कि वहाँ पे ये बनाया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। 2021 में एक मेजर कंसाइनमेंट थी ब्लैक कोकेन की जो 860 किलो की थी, उसको स्पेन में सीज कर दिया गया था, पकड़ी गई थी वो। तो अगर हम देखें कि मेजर सोर्स क्या हैं कोकेन के भारत में, तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ वेयर कोको प्लांट्स ग्रो आर मेजर सप्लायर्स ऑफ कोकेन टू इंडिया। तो साउथ अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिकाई जो देश हैं जहाँ पे कोको प्लांट उगते हैं, जहाँ पे कोको प्लांट उगते हैं वहाँ पर कोकेन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और वही देश कोकेन की सप्लाई करते भी हैं। तो कोका प्लांट होता है, इसी कोका से कोकेन बना। जनरली मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट लैंडिंग पॉइंट्स फ्रॉम वेयर इट इज़ देन सेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली टू मेट्रो सिटीज़ एंड गोवा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा आती है वो मुंबई में आती है, और मुंबई से फिर वो पूरे भारत में ट्रांसफ़र होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है वो गोवा और कुछ जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, उनमें होता है। लास्ट में प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आता है कि 2023 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।